जब आप किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी एक चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इसमें पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि आपका पिछले एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर किस प्रकार की बीमारी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फंगल बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी, अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी, वायरल बीमारी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर भी बता सकते हैं। जब तक उत्तर आपको बताया जाए तब तक वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उत्तर को अपने स्तर पर भी जानने का, सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अपने लेवल पर भी आपका एक मूल्यांकन हो, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशिष्ट जीएस का कोर्स लेकर के आया है। आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो नौकरी पेशे में हैं, कॉलेजेस जाते हैं या घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं और उसके कारण आप कई बार ऐसे सस्ते विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं जहां पर आप अपनी संपूर्ण जीएस की तैयारी को आकार दे सकें और इस प्रक्रिया में कई बार आपका समय भी बहुत ज्यादा जाया होता है। तो अब आपका समय जाया नहीं होगा क्योंकि दृष्टि संस्थान केवल 24,999 रुपए में आपके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स लेकर के आया है। आपको इसके अंतर्गत बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज जीएस का प्राप्त हो जाएगा मात्र 24,999 रुपए में और इसमें ईएमआई की भी सुविधा है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से ये कोर्स आप तक पहुंचाया जाएगा और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है। कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण खूबसूरती यह है कि यह कोर्स मात्र 14 महीने में संपूर्ण जीएस का पाठ्यक्रम कवरेज आपको प्रदान कर देगा। 1250 प्लस घंटों की जो कक्षाएं हैं वो आपको प्रदान की जाएंगी। 18 महीने तक कोर्स की वैधता रहेगी। 14 महीने में जरूर कोर्स समाप्त होगा, लेकिन 18 महीने तक कोर्स शुरू होने से लेकर के 18 महीने तक आप क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बार बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, जितना रिवाइज करना चाहें उतना देख सकते हैं। आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो भी आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संशय निवारण के लिए जैसे जैसे लाइव क्लास चलेगी तो उसके लाइव चैट भाग में जाइए। लाइव चैट आपके सामने चलती रहेगी। कोई भी संशय आता है तो तुरंत प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका निवारण आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड जो बुकलेट्स हैं वो भी प्रदान की जाएगी। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स आपको प्रदान की जाएगी। आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। आप अपनी तैयारी का ठीक तरह से मूल्यांकन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के टेस्ट भी हों। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के मिलाकर के 18 टेस्ट भी आपके होंगे। तो किस बात की देरी है? तुरंत आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का आपका संशय हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। क्या नंबर है? 8750187501। तो अब आपका जो जीएस की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इधर उधर आपको विकल्प तलाशने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सपने सबके हैं तो मौका भी सबको मिलना चाहिए। चलिए अब हम अपने प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हमने बात की थी। हाल ही में असम के सभी जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर यह मुख्यतः घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली बीमारी है और एक संक्रामक वायरल बीमारी है। असम के सभी जिले प्रभावित हैं, लेकिन 7 जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं, जैसे कामरूप, तरांग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़। इस तरह के जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इन जिलों में तो पोर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पोर्क की बिक्री पर ही प्रतिबंध है और इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है सुअरों का वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया है कदम उठाते हुए। हाल ही में बहुत तेजी से ये फैला है।
नए 84 केंद्र इसके देखे गए हैं, प्रकोप केंद्र देखे गए हैं और वर्ष 2025 में लगभग 297 प्रकोप केंद्र इसके अस्तित्व में आ चुके हैं, एपिसेंटर इसके अस्तित्व में आ चुके हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही थी, इसलिए असम सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जब इलाज नहीं है तो जो स्वर इससे प्रभावित हो जाते हैं उनको मारना ही एकमात्र इलाज रह जाता है। तो लगभग 14,500 स्वरों को मारा भी गया है, उनकी कलिंग भी की गई है। ये है क्या? जैसे एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है, घरेलू और जंगली स्वरों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इसके लक्षण हैं उच्च बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी, त्वचा में रक्तस्राव, डायरिया, इस तरह की इसकी विशेषताएं हैं, उच्च लक्षण हैं। 1920 के दशक में अफ्रीका में पहली बार इस बीमारी को देखा गया था, लेकिन बाद में यूरोप के कुछ हिस्सों, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों में ये पहुंची। वर्ष 2007 के बाद से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में इसकी सूचना मिली है। मृत्यु दर इसमें 95 से 100% रहता है, कोई इलाज नहीं है, एकमात्र तरीका रह जाता है जानवरों को मारना। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है क्योंकि केवल जानवरों से जानवरों में ही फैलता है, तो ये एक राहत की बात है। अगला प्रश्न है, सिक्किम सरकार ने डोकलाम और चोला को किस पहल के तहत पर्यटकों के लिए हाल ही में खोल रही है? तो 15 दिसंबर तक इसको खोला जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इको टूरिज्म पहल के अंतर्गत, यूनिटी टूरिज्म प्रोग्राम के अंतर्गत, बैटलफील्ड टूरिज्म पहल के अंतर्गत या बॉर्डर ट्रेड पहल के अंतर्गत। तो सिक्किम सरकार जो है वो दो महत्वपूर्ण पासेस या आप कह सकते हैं क्षेत्रों को, जिनकी सीमा चीन से मिलती है, चीन के आसपास है, वहां पर बैटलफील्ड टूरिज्म पहल के अंतर्गत इनको खोल रही है ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि सीमित मात्रा में ही वहां बाइक को जाने की, पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जाएगी और कुछ डूज एंड डोंट्स भी होंगे जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। उनके पालन के बिना वहां पर जाने की अनुमति उनको प्रदान नहीं की जाएगी। इनका पालन करना विशेष रूप से पालन करना भी विशेष रूप से जरूरी होगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं वो स्थान जो खोले गए हैं। तो नाथुला पहले से ही खुला हुआ है, ये चोला यहां पर है, नाथुला से ऊपर है, नाथुला से ऊपर ये चोला है। और इसके अलावा यहां पर डोकलम है। डोकलम में भारत और चीन के बीच वर्ष 2017 में एक बहुत बड़ा विवाद भी हो चुका है। डोकलम जो है वो भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो इन डोकलम और चोला को बैटलफील्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय की पहल है उसके अंतर्गत खोला गया है। जो चोला है, इस स्थान पर भी 1967 में भारत और चीन के बीच एक झड़प हो चुकी है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इसको खोल दिया गया है, बैटलफील्ड टूरिज्म उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने किस आरोप में सजा सुनाई है? आपके सामने ऑप्शन है, वित्तीय अनियमितता, मानवता के विरुद्ध अपराध, चुनावी धोखाधड़ी, आतंकवाद फंडिंग। इसका सही उत्तर होगा मानवता के विरुद्ध अपराध। तो बांग्लादेश ने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी और उसने शेख हसीना के गैर उपस्थिति में ही, यानी उनकी अनुपस्थिति में ही उन पर मुकदमा चलाया, जो कि वर्ष 2024 में वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन में हुई हिंसा के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया और मानवता के विरुद्ध अपराध में इनको दोषी ठहराते हुए इनको मृत्युदंड की सजा इस ट्रिब्यूनल ने प्रदान की है। तो आरोप इन पर तय किए गए इनकी अनुपस्थिति में। मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। वर्ष 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई से संबंधित यह केस था। इनके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा मिली है। 3 सदस्यीय पीठ का जो नेतृत्व है वो जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार ने किया और इसी मामले में वहां के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 वर्ष की सजा मिली है। और इन्होंने, जो चौधरी अब्दुल्ला अल मामून है, इन्होंने राज्य गवाह के तौर पर गवाही देने के लिए हामी भरती थी, स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 ग्लोबल बिग कैट समिट
कहां आयोजित होगा? आपके सामने ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान या भारत। इसका सही उत्तर होगा भारत। हाल ही में जो कोप 30 की बैठक चल रही है, कोप 30 की बैठक कहां पर चल रही है? बेलम में चल रही है, ब्राजील की बेलम में चल रही है। कोप 30 की बैठक किसके अंतर्गत होती है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कब कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें होती है और इसकी तीसरी बैठक ब्राजील के बेलम में हो रही है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक के दौरान ही भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भारत वर्ष 2026 में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, ग्लोबल बिग कैट्स समिट। वस्तुतः भारत जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में बिग कैट्स की जो प्रजाति हैं उनको विशेष रूप से महत्व देता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने वर्ष 2022 में, आप देखेंगे वर्ष 2022 में नहीं, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की थी, वर्ष 2023 में। और इसके अंतर्गत वो 7 बिग कैट्स, जिसमें चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर शामिल हैं। इन 7 बिग कैट्स के आवासों के संरक्षण, इनके संरक्षण और इनके आवासों के संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देता है, क्योंकि ये एपेक्स प्रेडेटर है। इनमें से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, केवल प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते। अपेक्स प्रेडेटर हैं, यानी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए अगर इनका संरक्षण किया जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ठीक तरीके से काम कर रहा है। इनके संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि घास भूमि और जंगल भी हमारे सुरक्षित हैं, जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करते हैं, कार्बन को अवशोषित करने के रूप में काम करते हैं। और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में सबसे मुख्य चीज क्या है कि जो अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में हो गया है, उनको वहां से किस प्रकार से निकाला जाए। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में अगर कोई भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है और उसके संरक्षण के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं, तो वस्तुतः वो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक सकारात्मक पक्ष, एक स्वाभाविक सकारात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करता है। इसलिए बिग कैट्स का संरक्षण करना वस्तुतः जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है और इसीलिए भारत ने इस अलायंस की शुरुआत की थी, जिसे कैबिनेट ने वर्ष 2024 में मान्यता प्रदान कर दी थी, औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया था। वर्तमान में शुरुआत में इससे केवल, क्योंकि इसका एक मैंडेट भी है, जिस पर हस्ताक्षर कर दें तो आप इसके ऑफिशियली सदस्य हो जाते हैं। वैसे तो ये 90 से अधिक रेंज देशों और गैर रेंज देशों का संगठन है। रेंज देश में जहां पर ये 7 प्रजातियों में से कोई ना कोई प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, और गैर रेंज देश दे वे जहां पर प्राकृतिक रूप से ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन वो इनके संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता मुहैया करा सकते हैं। लेकिन इसका एक पत्र भी है, डॉक्यूमेंट भी है, जिसके अनुमोदन के माध्यम से आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआत में केवल 5 देशों ने उस अनुमोदन प्रदान किया था। अब लगभग 17 देशों ने अनुमोदन एक प्रदान कर दिया है, अपने इसमें रेटिफिकेशन कर दिया है, अनुमोदन प्रदान कर दिया है, यानी वो ऑफिशियली आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बन गए हैं। तो शुरुआत के 5 सदस्य कौन थे? निकारागुआ, एस्वातिनी साम्राज्य, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। अब कई और महत्वपूर्ण देश जैसे नेपाल भी इसका सदस्य हो गया है, इथोपिया इसका सदस्य हो गया है, भूटान इसका सदस्य हो गया है, और 30 से अधिक देशों ने इसमें शामिल होने के लिए इच्छा जताई। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की नई रैंक क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 10वीं, 18वीं, 23वीं या 30वीं। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक 23वीं है, और इसमें पहली 3 रैंक, जो टॉप 3 रैंक है, वो वैकेंट रखी गई है, यानी किसी का भी परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में इतना बेहतर नहीं है कि पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन दी जा सके। चौथे नंबर पर पहला देश है, जो कि डेनमार्क है। भारत की जो रैंकिंग है उसमें 13 स्थान की गिरावट आई है, यानी पिछले इंडेक्स में भारत का 10वां नंबर था, इस बार 23वां नंबर है। भारत को इस रिपोर्ट में तेल, गैस और कोयले के बड़े उत्पादकों में से एक बताया गया है, और यह कहा गया है कि यह हाई परफॉर्मर से गिर करके मीडियम परफॉर्मर में आ गया है। रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन मोच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है,
20वां G20 समिट किस देश की मेजबानी में आयोजित हो रहा है? ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका या यूएई? तो 20वां G20 समिट दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है 22-23 नवंबर 2025, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और इसका जो थीम होगा वो होगा सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सोलिडेरिटी यानी एकजुटता, इक्वालिटी समानता और सस्टेनेबिलिटी यानी सततता। इसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करता है कि विश्व एकबद्ध है, इसलिए सभी समस्याओं का जो समाधान है, एक देश में कोई समस्या खड़ी होती है तो अन्य देशों में भी उसका विस्तार होता है और इसलिए किसी समस्या के समाधान में सभी देशों की एकजुटता आवश्यक है। वैश्विक ढांचा असमान नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। इक्वालिटी बहुत जरूरी है ताकि सभी देशों को समान अवसर प्राप्त हो सके और एक सतत आर्थिक विकास की नींव डालना जरूरी है ताकि केवल आज ही की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी न हो बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हों। इसी एजेंडे पर कई सत्र होंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण करेंगे। आप ये जानते हैं कि वर्ष 2023 में जो समिट हुआ था वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में, जहां पर अफ्रीकन यूनियन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। G20 में 19 देश शामिल हैं, 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। 19 देशों में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, चाइना, भारत, रशिया, टर्की, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये 19 देश इसमें G20 में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स रिपोर्ट किसने जारी की? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, यानी जो आकांक्षी ब्लॉक हैं। आकांक्षी ब्लॉक कौन से हैं? ऐसे ब्लॉक की पहचान की गई थी, ऐसे ब्लॉकों की पहचान की गई थी जो कि शिक्षा के मानकों पर, स्वास्थ्य के मानकों पर या कुपोषण के मानकों पर, कृषि विकास के मानकों पर, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पर पिछड़े हुए थे। तो इनके लिए विशिष्ट योजना की आवश्यकता थी और इन एक एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हमने शुरुआत की, एक योजना की वर्ष 2022-23 में शुरुआत हुई थी। अब नीति आयोग ने क्या किया है, एक वोटर बजटिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में वोटर बजटिंग पर एक रिपोर्ट जारी की है। वोटर बजटिंग को समझ लेते हैं। वोटर बजटिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एक संरचित मेथड है जो कि जल की आपूर्ति या जल की मांग, अलग अलग क्षेत्रों में जल की मांग का आकलन करता है और कहां कहां से उसकी आपूर्ति हो सकती है इसका भी आकलन करने का प्रयास करता है। अलग अलग क्षेत्र, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, मनुष्यों की आवश्यकता हो, पशुधन की आवश्यकता है, तो कहां कहां पर कितनी कितनी डिमांड है इसका आकलन करता है। आपूर्ति किन स्रोतों से हो सकती है? सरफेस वाटर से हो सकती है, ग्राउंड वाटर से हो सकती है, रन ऑफ वाटर से हो सकती है, कहीं और से ट्रांसफर करके हो सकती है। तो आपूर्ति कितनी है इसके आधार पर एक आकलन करता है और एकीकृत जल प्रबंधन योजना को बढ़ावा दे सकता है। तो हाल ही में एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वरुणी, उसके माध्यम से नीति आयोग ने 11 जिलों के 18 आकांक्षी ब्लॉकों में एक मूल्यांकन किया और उस मूल्यांकन के आधार पर यह पता चला ये सारे 18 जो ब्लॉक हैं अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल थे। तो इनसे पता चला गया कि इनकी मांग में, इनकी आपूर्ति में और इनसे संबंधित चुनौतियों में एक बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें कस्टमाइज्ड रणनीति अपनानी चाहिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग रणनीतियां विकसित करनी होगी अगर हम जल की बेहतर उपलब्धता भविष्य में सुनिश्चित करना चाहते हैं। और यही इस रिपोर्ट का महत्व है। यह शासन में डिजिटल मानकों को भी प्रदर्शित करता है, एक तरह से डिजिटल गवर्नेंस के उदाहरण को प्रदर्शित करता है और इससे हमें यह भी पता चलता है कि भविष्य में हम इस तरह के वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर परिणाम आधारित योजनाओं का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का कुल आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 10%, 12%, 15% या 20%। सही उत्तर होगा
15%। टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके द्वारा ली गई ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं शपथ थी। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। इनके अलावा 24 अन्य व्यक्तियों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो सरकार के गठन का प्रारंभिक चरण बिहार में पूरा हो गया है। तो इसी के संदर्भ में आपको 3 अनुच्छेद जान लेने चाहिए। 163 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, 164 और 167। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। 164 में कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसके अलावा जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे और इसके अलावा जो राज्य है उस राज्य में जो मंत्री परिषद बनाई गई है उस मंत्री परिषद का आकार उस संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। जहां तक संख्या की बात है तो यह संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी नहीं होगी। तो मंत्री परिषद में यहां मुख्यमंत्री शामिल है। इसके अलावा अगर कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा या जहां पर विधान परिषद है उसका सदस्य होना होगा, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद बीच वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है मंत्री तो वो अपने मंत्री पद पर नहीं रहेगा। ये व्यवस्था 164 में है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच समन्वय संवाद एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णयों के बारे में संसूचित करने का जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री का होगा और जो इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में राज्यपाल मांगे वो भी मुख्यमंत्री उन्हें उपलब्ध कराएगा। तो यहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक बेहतर संवाद समन्वय एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है और ये प्रशासन में शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करने वाला काम है। अगला प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क के बाहर अन्य 3 चीते किस अभ्यारण्य में रखे गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर एक मादा चीता जिसका नाम मुखी है उसने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है और ये भारत में जन्मी किसी मादा चीता का पहला सफल प्रजनन है। यानी जो ये मादा ने जन्म दिया है 5 शावकों को, इसका जन्म भी भारत में ही हुआ था। नामीबिया से एक चीता लाई गई थी, मादा चीता, जिसका नाम था ज्वाला, नामीबिया से आई थी। अब इसने भारत में जन्म दिया था मुखी को और इसने अब 5 शावकों को जन्म दिया है। इस प्रकार से 3 पीढ़ी भारत में रही है। तो धीरे धीरे ये भारत में चीतों के अनुकूल होते दृष्टिकोण को अनुकूल होते चीजों को प्रदर्शित करता है, जो कि दिखाता है कि ये चीते भारतीय पर्यावरण में अनुकूल हो रहे हैं और इनका व्यवहार संतोषजनक है। ये इससे भारत में वन्यजीव संरक्षण की जो है भारत के अंतर्गत जो वन्यजीव संरक्षण चल रहा है इससे भारत की वैश्विक छवि भी मजबूत होगी और अब भारत में चीतों की संख्या बढ़कर के 32 हो गई है, जिसमें से 29 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं और 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच में है वो। ठीक है, अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियों से, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने पर, संसद के विशेष सत्र से या वित्त आयोग से? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।